आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कंज्यूमर कौन है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, 1986 में इसको पास किया गया था। इसको पास करने का उद्देश्य ये था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना और स्पीडी ट्रायल उपलब्ध कराना, ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और उसके हितों की रक्षा की जा सके। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट भारत में लागू थे, लेकिन वो सही तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, आईपीसी है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है। ये सारे बहुत सारे एक्ट थे जो कुछ न कुछ हद तक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट तो करते थे, लेकिन सही तरीके से प्रोटेक्ट इसको नहीं कर पा रहे थे। तो इस एक्ट के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कंज्यूमर कौन है, पहले इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है कि कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर की जो डेफिनेशन दी गई है, धारा 2(1)(d) में कंज्यूमर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो धारा 2(1)(d) की डेफिनेशन को देखने पर ऐसा लगता है कि ये दो भागों में विभक्त है, क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 जो है कंज्यूमर ऑफ गुड्स के बारे में बता रही है, क्लोज 2 जो है वो किसी सर्विसेज के बारे में बता रही है। तो इस प्रकार यूँ देखा जाता है कि जो धारा 2 है वो कंज्यूमर को दो भागों में बांटती है। पहला है कंज्यूमर ऑफ गुड्स। कंज्यूमर ऑफ गुड्स के अंतर्गत वे चीज़ें आती है जो व्यक्ति किसी वस्तु को भौतिक रूप से खरीदता है। जैसे कोई टेबल खरीद ली, वॉशिंग मशीन खरीद ली, कोई सी भी चीज़ खरीद लेता है, वो सारा कंज्यूमर ऑफ गुड्स के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद ये है कि यदि कोई व्यक्ति वस्तु को इस उद्देश्य से खरीदता है कि उसको दोबारा वापस मार्केट में बेचा जा सके, तो उसको कमर्शियल पर्पज़ माना जाता है और वो जो व्यक्ति खरीदने वाला कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कोई दुकानदार है, कंपनी से वॉशिंग मशीन लाकर मार्केट में बेच रहा है, तो वो दुकानदार जो है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, यदि कोई व्यक्ति माल को इस उद्देश्य से खरीदता है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपनी लाइवलीहुड के लिए उसको उपयोग कर सके। जैसे कोई व्यक्ति जीप लेके आ रहा है, खुद ड्राइविंग करेगा और उससे आमदनी प्राप्त करेगा, तो वह व्यक्ति कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीप लेके आ रहा है और ड्राइवर को रख लिया उसने दूसरे कामों के लिए, तो वो व्यक्ति कंज्यूमर के अंतर्गत नहीं आएगा, कंज्यूमर उसको नहीं माना जाएगा। दूसरा जो परिभाषा का दूसरा भाग है वो कह रहा है कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज के बारे में बता रहा है। सर्विसेज के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आदि सर्विसेज आती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी सर्विस को खुद प्राप्त करता है या भाड़े पे लेता है। लेकिन सर्विसेज के अंतर्गत जो कमर्शियल पर्पज़ वाला नियम लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति सर्विस को भाड़े पे लेता है कमर्शियल यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कंज्यूमर माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है, भले ही वह कमर्शियल पर्पज़ के लिए या किसी बिजनेस के लिए वो जा रहा है, लेकिन वो कंज्यूमर माना जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट से कोई माल को मंगाता है, उस माल को मंगाने का उद्देश्य ये है कि कमर्शियल पर्पज़ है उसका, कमर्शियल पर्पज़ की वजह से वो माल मंगा रहा है, कुछ सामान बेचने के लिए मंगा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस प्राप्त की है वह उसके अंतर्गत कंज्यूमर माना जाएगा। अब इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो इसमें पहला आता है कि कंज्यूमर में भी एनी पर्सन, मतलब कंज्यूमर के लिए कोई विशेष योग्यता होनी जरूरी नहीं है। वह किसी भी ऑक्यूपेशन का हो सकता है, एज का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। मतलब एक 2 साल का बच्चा भी कंज्यूमर हो सकता है, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कंज्यूमर हो सकता है। लेकिन इसके अंदर नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, आर्टिफिशियल पर्सन इसके अंदर कंज्यूमर के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। यदि कंसिडरेशन नहीं है तो वह व्यक्ति कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी फ्रेंड डॉक्टर के पास गया, उससे इलाज करवाया उसने, अब इलाज करवाने के बाद में उसके अंदर सेवाओं में कोई कमी आती है, तो वो कंज्यूमर की हैसियत से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वाद दायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बाजार से मुफ्त में कोई वस्तु लेकर आता है, वस्तु लेके आने के बाद यदि कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आती है तो वो बिना कंसिडरेशन से लाया है, तो इस प्रकार वह कंज्यूमर के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि कंसिडरेशन जो है वो जरूरी नहीं कि चुका दिया गया हो, व्यक्ति चुकाने के लिए तैयार है तो भी वह कंज्यूमर माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में अपना कोट ड्राई क्लीन कराने जाता है, अब ड्राई क्लीन कराने के बाद में पैसा उसको बाद में देना होता है, वह देने के लिए तैयार होता है, लेकिन पैसा कब देगा, जब वह कोट ड्राई क्लीन होकर आ जाएगा। इसी बीच कोट यदि ख़राब हो जाता है, भले ही उसने पैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो पैसा देने के लिए तैयार था। पैसा कुछ भाग में दिया जा सकता है, कुछ भाग बाद में दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा कंसिडरेशन जो है वो कैश में भी हो सकता है, किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार की सेवाओं के रूप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं
कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जैसे कंसिडरेशन जो है धन के रूप में ही दिया जाए, किसी वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है, या कोई सेवा कर दी जाए उसी प्रकार से भी कंसिडरेशन दिया जा सकता है। अब कोई भी व्यक्ति जो उस वस्तु को खरीद रहा है, जरूरी नहीं कि वही कंज्यूमर हो, उसके खरीदने वाले के अनुमति से दूसरा व्यक्ति यदि उस सेवा का उपयोग कर रहा है या उस वस्तु का उपयोग कर रहा है, वो भी कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है, अब यहाँ पर डॉक्टर गलत सेवा देता है और बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो जो व्यक्ति खुद डॉक्टर के पास लेके गया वो भी कंज्यूमर माना जाएगा, और जो उसका लड़का है वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। दोनों में से कोई भी व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए गर्म पानी की बोतल खरीदी, अब गर्म पानी की बोतल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण वो फट गई, उसकी पत्नी इंजर्ड हो गई, तो वहाँ पर पत्नी भी कंज्यूमर मानी जाएगी और जिस व्यक्ति ने बोतल खरीदी है वो भी व्यक्ति कंज्यूमर माना जाएगा। इस प्रकार जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभ प्राप्त करता है, वो भी कंज्यूमर माना जाएगा, और जिसने वस्तु को खरीदा है या सेवाओं को भाड़े पे लिया है वह व्यक्ति भी कंज्यूमर माना जाएगा। इसके अलावा है आगे है कि यूज़र ऑफ प्रमोशनल स्कीम इज ऑल्सो कंज्यूमर। मतलब कई बार कंपनियां क्या करती है कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रमोशनल स्कीम देती है। जैसे किसी वस्तु के साथ में कोई वस्तु फ्री साथ में कर दी, जैसे मान लिया जाए एक वॉशिंग मशीन के साथ में एक मोबाइल फ़ोन फ्री दिया। अब मोबाइल फ़ोन जो फ्री दिया है वो भी इसके अंतर्गत जो उसका उपयोग करने वाला कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कंपनी ने मोबाइल दिया और मोबाइल फ़ोन में कोई खराबी आ गई, तो व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत वाद दायर कर सकता है, क्योंकि उसने वो जो वॉशिंग मशीन खरीदी है वह मोबाइल फ़ोन को ध्यान में रखते हुए खरीदी है। इसके अंदर केस है बेबी अनमोल महाजन वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल, जिसके अंतर्गत कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला जिसके अंदर वॉशिंग मशीन के साथ में एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। उस स्क्रैच कार्ड में ये बेबी अनमोल महाजन के एक स्क्रैच कार्ड में 5 किलो सोना निकला, तो कंपनी ने वो 5 किलो सोना देने से मना कर दिया। लेकिन नेशनल कमीशन ने यह कहा कि वह व्यक्ति कंज्यूमर माना जाएगा, भले ही उसने फ्री में दिया है लेकिन वह व्यक्ति कंज्यूमर माना जाएगा और उसको कंपनी को 5 किलो सोना वहाँ पर देना पड़ेगा। अब कुछ व्यक्ति कंज्यूमर के अंदर माने जाते हैं, नहीं माने जाते, इस पर अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है तो वह व्यक्ति भी कंज्यूमर माना जाएगा, भले ही उसको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी तक वह उसको उपभोक्ता नहीं माना, कंपनी ने नहीं माना है, लेकिन जैसे उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है वह व्यक्ति उपभोक्ता माना जाएगा और कंपनी की सेवा में कोई कमी होगी तो उस कंपनी को वहाँ पर क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा या हवाई जहाज़ के द्वारा यदि यात्रा करता है तो वह व्यक्ति भी कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर आएगा। जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे वर्सेस आनंद प्रसाद सिन्हा के बाद में ये नेशनल कमीशन ने निर्धारित किया कि जो व्यक्ति यात्रा करने वाला व्यक्ति भी कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी मकान को या दुकान को रेंट पर लेता है, लेने के बाद में वो व्यक्ति कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदता है, लॉटरी के टिकट के बाद में लॉटरी निकलती है तो वो व्यक्ति कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। बायफोर्ड वर्सेस एस श्रीवास्तव के बाद में निर्धारित किया गया। यूज़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो उपभोक्ता है वो भी कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। YN गुप्ता वर्सेस DESU के बाद में ये निर्धारित किया गया। यदि कोई व्यक्ति टेलीफोन का उपभोक्ता है वह भी कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। ये निर्धारित किया गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन पटना वर्सेस ललित कुमार 1989 के अंतर्गत नेशनल कमीशन ने यह निर्धारित किया गया। कई बार कंपनियां फ्री वारंटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। फ्री वारंटी सर्विस का मतलब होता है कि कंपनी एक बार अपना माल भेज देती है, उसके बाद में कुछ महीने तक वो कंपनी सर्विस फ्री कराती है, तो वह जो फ्री सर्विस है उसका उपयोग करने वाला भी कंज्यूमर के अंतर्गत माना जाएगा। विश्व ज्योति प्रिंटर वर्सेस मोलिन ऑफ इंडिया के बाद में ये निर्धारित किया गया। जैसे कंपनी ने एक कार बेची, कार बेचने के बाद में ये कहा कि 6 महीने तक हम सर्विस फ्री करेंगे। अब 6 महीने तक यदि सर्विस कंपनी दे रही है और उसके अंदर कोई कमी आ रही है तो उसके लिए भी वाद दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार डिबेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी, यह भी एक प्रकार का उपभोक्ता माना जाता है, क्योंकि कंपनी को वह कुछ पैसा देकर और कंपनी से वो ब्याज की राशि प्राप्त कर रहा है, तो वह भी व्यक्ति डिबेंचर होल्डर जो है कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति होटल पे या कहीं पे भी रेस्टोरेंट पे कहीं भी जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट के अंतर्गत भी व्यक्ति कंज्यूमर माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पिक्चर हॉल में जाता है, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाता है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा और वह भी कंज्यूमर माना जाएगा। इसी प्रकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत यदि कोई यूनिवर्सिटी
एग्जामिनेशन कराती है, आंसर बुक का एवेल्यूशन करती है और रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट भी वहाँ पर कंज्यूमर के अंतर्गत माने जाएंगे, वो भी इस प्रकार के वाद संस्थित कर सकते हैं।